हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 पॉलिटी का चैप्टर 5 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 5, डेमोक्रेटिक राइट्स, लोकतांत्रिक अधिकार। आज हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। इसमें हम लोग इन टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लाइफ विदाउट राइट्स, अधिकारों के बिना जीवन। In this book, we have mentioned rights again and again. If you remember, we have discussed rights in each of the 4 preceding chapters. हमने प्रीवियस चैप्टर्स में राइट्स की बात बार बार की है। फॉर एग्जाम्पल, नागरिकों के पास फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, नागरिकों के पास राइट टू वोट होना चाहिए और हर एक वोट का वैल्यू सेम होना चाहिए, एक्सेट्रा। इस किताब में हमने अधिकारों की चर्चा बार बार की है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इससे पहले के सभी 4 अध्यायों में अधिकारों की बात की है। लेट अस नाउ बिगिन विथ 3 एग्जांपल्स ऑफ व्हाट इट मींस टू लिव इन द एब्सेंस ऑफ राइट्स। अब 3 एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हमारे पास राइट्स ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा। आइए 3 उदाहरणों से बात शुरू करें कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है। प्रिजन इन ग्वांतानामो बे, ग्वांतानामो बे का जेल। About 600 people were secretly picked up by the US forces from all over the world and put in a prison in Guantanamo Bay, an area near Cuba controlled by American Navy. दुनिया भर से लगभग 600 लोगों को यूएस फोर्सेस ने चुपचाप पकड़कर ग्वांतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। ग्वांतानामो बे क्यूबा के पास है और इस पर अमेरिकन नेवी का कब्जा है। अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों को ग्वांतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। Anas's father, Jamil El Banna, was among them. The American government said that they were enemies of the US and linked to the attack on New York on 11 September 2001. अनस के पिता जमील एल बन्ना इन 600 लोगों में से एक है। अमेरिकन गवर्नमेंट का कहना है कि ये अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है। अनस के पिता जमील अल बन्ना उन 600 लोगों में से एक हैं जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया। In most cases, the governments of their countries were not asked or even informed about their imprisonment. Like other prisoners, El Banna's family got to know that he was in that prison only through the media. Families of prisoners, media, or even UN representatives were not allowed
to meet them. मोस्ट ऑफ द केसेस में जिन लोगों को जेल में डाला गया था उन लोगों के देश के गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था। बाकी प्रिजनर्स की तरह ही जमील एल बन्ना की गिरफ्तारी की खबर उसके परिवार को मीडिया से मिली। प्रिजनर्स के फैमिलीज को, मीडिया को, यहां तक कि यूएन के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से ही खबर मिली कि उसे भी जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। The US Army arrested them, interrogated them, and decided whether to keep them there or not. There was no trial before any magistrate in the US, nor could these prisoners approach courts in their own country. यूएस आर्मी ने इन लोगों को अरेस्ट किया, इनको इंटरोगेट किया और यूएस आर्मी ने ही फैसला भी कर लिया कि उन्हें वहां रखना है या नहीं। ना तो यूएस के किसी मजिस्ट्रेट के सामने कोई मुकदमा चला और ना ही इन कैदियों को अपने देश के कोर्ट्स में मुकदमा चलाने का कोई अधिकार था। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है, किसे नहीं। ना तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही ये कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाजा खटखटा सके। Amnesty International, an international human rights organization, collected information on the condition of the prisoners in Guantanamo Bay and reported that the prisoners were being tortured in ways that violated the US laws. एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने ग्वांतानामो बे में कैदियों के कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और बताई कि कैसे वहां प्रिजनर्स को टॉर्चर किया जा रहा है, उनके साथ यूएस लॉज के अनुसार बर्ताव नहीं हो रहा है, वहां यूएस लॉज को भी वायलेट किया जा रहा है। एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ग्वांतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स हु कैंपेन फॉर ह्यूमन राइट्स। This organization brings out independent reports on the violation of human rights all over the world. एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स के लिए कैंपेन चलाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स निकालती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों के लिए अभियान चलाने वाले स्वयंसेवकों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन। ये संस्था दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट निकालती है। They were being denied the treatment that even prisoners of war must get as per international treaties. इंटरनेशनल ट्रीटीज के अनुसार प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ जैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए वैसा ट्रीटमेंट ग्वांतानामो बे में प्रिजनर्स के साथ नहीं किया जा रहा था। उन्हें उस व्यवहार से वंचित किया जा रहा था जो अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुसार युद्ध बंदियों को भी मिलना चाहिए। Many prisoners had tried protesting against these conditions by going on a hunger strike. बहुत सारे प्रिजनर्स ने इन कंडीशंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है और भूख हड़ताल की, बट उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाया गया। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते
उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। Prisoners were not released even after they were officially declared not guilty. जब किसी प्रिजनर को ऑफिशियली नॉट गिल्टी डिक्लेयर किया जाता था, उसके बाद भी उन प्रिजनर्स को छोड़ा नहीं गया। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था, उनको भी नहीं छोड़ा गया। एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बाय द यूएन सपोर्टेड दिस फाइंडिंग्स। यूनाइटेड नेशंस द्वारा कराई गई एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी में भी इन बातों का पता चला। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई। द यूएन सेक्रेटरी जनरल सेड द प्रिजन इन ग्वांतानामो बे शुड बी क्लोज डाउन। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ग्वांतानामो बे का जेल बंद होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि ग्वांतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। द यूएस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज प्लीज। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। द केस ऑफ ग्वांतानामो बे looks like an exception, for it involves the government of one country denying rights to citizens of another country. ग्वांतानामो बे का केस थोड़ा एक्सेप्शन जैसा लग सकता है, क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिक को अपने अधिकारों से वंचित कर रही थी, उनके राइट्स का वायलेशन कर रही थी। ग्वांतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। लेट अस देयरफॉर लुक एट द केस ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द पोजीशन ऑफ द सिटीजन्स विथ रिगार्ड टू देयर गवर्नमेंट। अब सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल देखते हैं कि वहां की सरकार ने अपने नागरिकों को कितनी आजादी दी है। आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें और वहां की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आजादी देती है, इस पर गौर करें। कंसीडर दीज फैक्ट्स। जरा इन तथ्यों पर विचार करें। द कंट्री इज रूल्ड बाय ए हेरिडिटरी किंग एंड द पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूलर्स। देश में एक हेरिडिटरी किंग का यानी एक वंशानुगत राजा का शासन चलता है और लोगों के पास अपने शासक को चुनने का या बदलने का कोई अधिकार नहीं है। देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। द किंग सेलेक्ट्स द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। He appoints the judges and can change any of their decisions. किंग ही अपने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लोगों का चुनाव करते हैं, वही जज को भी अपॉइंट करते हैं और वे उनके डिसीजन को भी बदल सकते हैं। शाह ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं, जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। Citizens cannot form political parties or any political organizations. Media cannot report anything that the monarch does not like. वहां के नागरिक कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। मोनार्क की मर्जी के खिलाफ मीडिया कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर सकती। लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम। नॉन मुस्लिम रेसिडेंट्स कैन फॉलो देयर रिलीजियन इन प्राइवेट बट नॉट इन पब्लिक। वहां कोई फ्रीडम ऑफ रिलीजियन नहीं है, वहां सिर्फ मुस्लिम ही नागरिक बन सकते हैं। वहां रहने वाले दूसरे धर्म के लोग
प्राइवेट में मतलब अपने घरों में पूजा पाठ कर सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस पे उन्हें ऐसा करने की आजादी नहीं है। कोई धार्मिक आजादी नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। This is true not just of Saudi Arabia. There are many countries in the world where several of these conditions exist. ऐसा सिर्फ सऊदी अरेबिया में ही नहीं होता, ऐसा दुनिया के बहुत सारे देशों में होता है। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहां ऐसी स्थितियां मौजूद हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एथनिक मैसेकर इन कोसोवो। कोसोवो में जातीय नरसंहार। You might think that this is possible in an absolute monarchy, but not in countries which choose their rulers. Just consider this story from Kosovo. This was a province of Yugoslavia before its split. हमने अभी सऊदी अरेबिया का केस देखा। आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसा कंडीशन सिर्फ वहीं पॉसिबल है जहां पर एब्सोल्यूट मोनार्की है। जहां लोग अपने रूलर्स को चुनते हैं वहां ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो अब कोसोवो के केस को देखते हैं। कोसोवो यूगोस्लाविया का एक प्रोविंस था जो अब स्प्लिट हो गया है। आप ये सोच सकते हैं कि ये चीजें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती हैं और चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। पर कोसोवो की इस कथा पर गौर कीजिए। कोसोवो पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया है। इन दिस प्रोविंस द पॉपुलेशन वॉज ओवरवेलमिंगली एथनिक अल्बेनियन, बट इन द एंटायर कंट्री सर्ब्स वेयर इन मेजोरिटी। इस प्रोविंस में अल्बेनियन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, बट पूरे देश में सर्ब्स मेजोरिटी में थे। इस प्रदेश में अल्बनाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग बहुसंख्यक थे। एथनिक ग्रुप। एन एथनिक ग्रुप इज ए ह्यूमन पॉपुलेशन whose members usually identify with each other on the basis of a common ancestry. एथनिक ग्रुप यानी जातीय समूह का मतलब है कि मानव जाति का ऐसा समूह जिसमें लोग एक कॉमन एंसेस्ट्री से जुड़े हैं। जातीय समूह मानव जाति का ऐसा समूह जिसमें लोग आपस में एक मूल या सम्यक वंश के हों। People of an ethnic group are united by cultural practices, religious beliefs and historical memories. एथनिक ग्रुप के लोग अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस, अपने रिलीजियस बिलीफ्स और अपने हिस्टोरिकल मेमोरीज के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक जातीय समूह के लोग सांस्कृतिक आचरणों, धार्मिक विश्वासों और ऐतिहासिक स्मृतियों के जरिए जुड़े होते हैं। A narrow-minded Serb nationalist, Milosevic, had won the election. His government was very hostile to the Kosovo Albanians. एक सर्ब नेशनलिस्ट मिलोशेविच इलेक्शन जीतता है और उसकी सरकार कोसोवो अल्बेनियंस के प्रति बहुत ही होस्टाइल थी। उग्र सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त मिलोशेविक ने यहां के चुनावों में जीत हासिल की। उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बेनियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। He wanted the Serbs to dominate the country. Many Serb leaders thought that ethnic minorities like Albanians should either leave the country or accept the dominance of the Serbs. मिलोशेविक चाहता था कि सर्ब्स पूरे देश को डोमिनेट करे, उनका पूरे देश पर नियंत्रण हो। बहुत सारे सर्ब लीडर्स का मानना था कि एथनिक माइनॉरिटीज जैसे अल्बेनियंस या तो देश छोड़ दे या फिर सर्ब्स का डोमिनेंस स्वीकार कर ले। उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्ब लोगों का ही
पूरा नियंत्रण हो। अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार कर लें। This is what happened to an Albanian family in a town in Kosovo in April 1999. कोसोवो के एक टाउन में अप्रैल 1999 को एक अल्बानियन फैमिली के साथ कुछ ऐसी घटना हुई। कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई। 74-year-old Batisha Hoxha was sitting in her kitchen with her 77-year-old husband Izzet staying warm by the stove. They had heard explosions but did not realize that Serbian troops had already entered the town. The next thing she knew, 5 or 6 soldiers had burst through the front door and were demanding, "Where are your children?" 74 वर्षीय बतीशा होगजा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इज्जत के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोटों की आवाज सुनी, पर उनको ये एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है। तभी उनका दरवाजा खोलकर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछा, "बच्चे कहाँ हैं?" They shot Izzet 3 times in the chest, recalled Batisha. With her husband dying before her, the soldiers pulled the wedding ring off her finger and told her to get out. I was not even outside the gate when they burned the house. She was standing on the street in the rain with no house, no husband, no possessions, but the cloth she was wearing. बतीशा याद करती है, उन्होंने इज्जत की छाती में 3 गोलियां दाग दी। उनके सामने ही उसके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उसकी उंगली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। वो बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उसके पास न मकान था, न पति और न ही शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा कोई और चीज। This news report was typical of what happened to thousands of Albanians in that period. इज़ेत और बतीशा के साथ जो हुआ था वैसा उस वक्त हजारों अल्बानियंस के साथ हुआ था। समाचारों में आई ये कथा उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुए बर्तावों में से एक की सच्चाई बताती है। Do remember that this massacre was being carried out by the army of their own country, working under the direction of a leader who came to power through democratic elections. एक बात आप याद रखिएगा कि ये मैसेकर उस देश की अपनी ही आर्मी ने अपने लीडर के कहने पर किया था, जिसे लोगों ने डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में चुना था। और याद रखिए कि ये नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था। This was one of the worst instances of killings based on ethnic prejudices in recent times. Finally, several other countries intervened to stop this massacre. रिसेंट टाइम्स में एथनिक प्रेजुडिसेस यानी जातीय पूर्वाग्रहों के चलते ये वन ऑफ द वर्स्ट मैसेकर था। बाद में कई देशों के इंटरवीन करने के बाद ये मैसेकर रुका। जातीय पूर्वाग्रहों के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए हैं उनमें ये संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया तब जाकर ये क्रम थमा। मिलोशेविच lost power and was tried by the International Court of Justice for crimes against humanity. मिलोशेविच की सत्ता चली गई और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का केस चला। मिलोशेविक की सत्ता चली गई
और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में अधिकार। थिंक ऑफ ऑल द एग्जांपल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। थिंक ऑफ द विक्टिम्स इन ईच एग्जांपल, द प्रिजनर्स इन ग्वांतानामो बे, वुमेन इन सऊदी अरेबिया, अल्बेनियंस इन कोसोवो। हमने अभी 3 एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा। इन तीनों एग्जाम्पल्स में विक्टिम्स के बारे में आप सोचिए। ग्वांतानामो बे के प्रिजनर्स, सऊदी अरेबिया में महिलाएं, कोसोवो में अल्बेनियंस। हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया है उन सब पर विचार कीजिए। हर उदाहरण में जिसे कष्ट हुआ उसके बारे में सोचिए। ग्वांतानामो बे के कैदी, सऊदी अरब की औरतें और कोसोवो के अल्बेनियाई लोगों के बारे में सोचिए। If you were in their position, what would you have wished? If you could, what would you do to ensure that such things do not happen to anyone? अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते? अगर आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार हो तो आप उपयुक्त घटनाओं को न होने देने के लिए क्या करेंगे? You would perhaps desire a system where security, dignity and fair play are assured to everyone. आप शायद से एक ऐसा सिस्टम चाहेंगे जहां पर सभी लोगों को सुरक्षा मिले, सभी लोगों के डिग्निटी यानी सम्मान का ख्याल रखा जाए और सभी लोगों को समान अवसर अवश्य मिले। शायद आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल और समान अवसर जरूर हो। You might want, for example, that no one should be arrested without proper reason and information. And if someone is arrested, he or she should have a fair chance to defend themselves. आप शायद से ऐसा चाहेंगे कि किसी को भी बिना रीजन और इंफॉर्मेशन के अरेस्ट ना किया जाए और अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसे खुद को निर्दोष साबित करने का एक फेयर चांस मिले। जैसे आप ये चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी को गिरफ्तार ना किया जाए और अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने और अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिले। You might agree that such assurance cannot apply to everything. One has to be reasonable in what one expects and demands of everyone else, for one has to grant the same to everyone. हमें यह भी समझना होगा कि हम जो सिस्टम मांग रहे हैं, जो एश्योरेंस चाहते हैं, जो अधिकार चाहते हैं, वो रीजनेबल हो, तार्किक हो, क्योंकि गवर्नमेंट को सभी को ये चीजें इक्वली प्रोवाइड करनी होंगी। हम कुछ भी अपने मन से नहीं मांग सकते। आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीजों पर लागू नहीं हो सकता। हम हर किसी से जिन चीजों की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं उसमें हमें तार्किक नजरिया अपनाना चाहिए, क्योंकि उसे ये चीजें सबको उपलब्ध करानी हैं। But you might insist that the assurance does not remain on paper, that there is someone to enforce these assurances, that those who violate these are punished. But आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि जो एश्योरेंसेस मिल रहे हैं वो केवल पेपर पे ना हो, मतलब केवल लिखित ना हो। उन एश्योरेंसेस को किसी के द्वारा इन्फोर्स किया जाए, लागू किया जाए और जो इनका वायलेशन कर रहे हैं उन्हें सजा मिले। आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागजों में ही ना रहे, उन पर अमल भी हो और जो लोग ऐसा ना करें उनको सजा भी मिले। In other words, you might want a system where at least a minimum is guaranteed to everyone, powerful or weak, rich or poor,
मेजोरिटी और माइनॉरिटी, दिस इज द स्पिरिट बिहाइंड थिंकिंग अबाउट राइट्स। आप एक ऐसा सिस्टम चाहेंगे कि चाहे पावरफुल हो या वीक, रिच हो या पुअर, मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी, सभी लोगों को कुछ बेसिक चीजों पर मिनिमम गारंटी मिले। राइट्स की सोच के पीछे यही भावना होती है। दूसरे शब्दों में कहे तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहां हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी। अमीर या गरीब, ताकतवर या कमजोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीजों की गारंटी होगी। अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना होती है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर राइट्स। अधिकार क्या है? Rights are claims of a person over other fellow beings, over the society and over the government. Rights यानी अधिकार एक व्यक्ति का अपने लोगों, अपने सोसाइटी और अपने सरकार से दावा है, क्लेम है। मतलब एक व्यक्ति कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं दूसरे लोगों से, पूरे सोसाइटी से, सरकार से। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। क्लेम, डिमांड फॉर लीगल और मोरल एंटाइटलमेंट्स अ पर्सन मेक्स ऑन फेलो सिटीजन्स, सोसाइटी और द गवर्नमेंट। एक नागरिक सभी नागरिकों से, समाज से, सरकार से लीगल और मोरल एंटाइटलमेंट्स यानी कानूनी या नैतिक अधिकारों की मांग करता है, उसे क्लेम यानी दावा कहते हैं। दावा सभी नागरिकों, समाज या सरकार से किसी नागरिक द्वारा कानूनी या नैतिक अधिकारों की मांग। All of us want to live happily, without fear and without being subjected to degraded treatment. For this, we expect others to behave in such a way that does not harm us or hurt us. हम सब खुशी खुशी रहना चाहते हैं, बिना डर या भय के रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार ना हो। इसके लिए हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वे हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें जिससे हमें ना तो नुकसान हो और ना कष्ट हो। हम सभी खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो। Equally, our actions should not also harm or hurt others. So, a right is possible when you make a claim that is equally possible for others. यही बात हम पे भी लागू होती है। हमारे व्यवहार से किसी को नुकसान या कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। राइट्स यानी अधिकार तभी संभव है जब आपके द्वारा किया हुआ क्लेम दूसरों पर भी समान रूप से लागू हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो। You cannot have a right that harms or hurts others. You cannot have a right to play a game in such a way that it breaks the neighbor's window. आपके पास ऐसे अधिकार नहीं हो सकते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। आप इस तरह से क्रिकेट नहीं खेल सकते जिससे आपके पड़ोसी के खिड़की के शीशे टूट जाएं। आप इस तरह अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकते। आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दे या नुकसान पहुंचाए। आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट जाएं और आपके अधिकार को कुछ न हो। The Serbs in Yugoslavia could not have claimed the whole country for themselves. The claims we make should be reasonable. यूगोस्लाविया में सर्ब्स पूरे देश में अपना दावा नहीं कर सकते थे। सो हम जो दावा करते हैं
वो रीजनेबल यानी तार्किक होने चाहिए। यूगोस्लाविया के सर्ब लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे। सो हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए। They should be such that can be made available to others in an equal measure. Thus, a right comes with an obligation to respect other rights. Rights ऐसे होने चाहिए जो समान मात्रा में सभी को उपलब्ध हो। किसी के अधिकार कम हो और किसी के ज्यादा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह हमें कोई भी अधिकार इस ऑब्लिगेशन, इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम भी दूसरों के अधिकार का आदर करें। वे ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो। इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करें। जस्ट बिकॉज वी क्लेम समथिंग इट डज नॉट बिकम आवर राइट, इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी वी लिव इन। हमें यह बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम कुछ भी क्लेम कर दें तो वो हमारा अधिकार नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, हम दावा कर दें कि हम रोड पे क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन उससे रोड जैम होगा, लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो ये हमारा अधिकार नहीं बन जाएगा। हम जो दावा करते हैं उसे पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू वोट का अगर हम दावा करते हैं तो इसका मतलब है कि पूरे समाज में सभी लोगों को, चाहे पुरुष हो या महिला, सभी को वोट देने का अधिकार है। इसलिए हमारा क्लेम रीजनेबल होना चाहिए। हम कुछ दावे कर दे सिर्फ इतने भर से वो हमारा अधिकार नहीं हो जाता। इसे उस पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। Every society makes some rules and regulations to organize its conduct. These rules and regulations tell us what is right and what is wrong. सभी समाज कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। हमारे आचरण उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। यही रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। That is why the concept of rights also keeps changing according to time and place. 200 years ago, anyone who said that women should have right to vote would have sounded strange. Today, not granting them vote appears strange. समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती है। आज से 200 साल पहले अगर कोई ये कहता कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए तो उसे स्ट्रेंज माना जाता। बट आज जब हम देखते हैं कि कहीं पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है तो हमें ये अजीब लगता है। इसीलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। 200 साल पहले अगर कोई कहता कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता। आज उनको वोट का अधिकार ना होना ही अजीब लगता है। राइट्स एक्वायर मीनिंग ओनली इन सोसाइटी। वॉट एवर द सोसाइटी कंसिडर्स राइट एंड डिजर्व्स एवरीवन्स राइट्स, दोज आर आवर राइट्स टू। सोसाइटी जिस चीज को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हम सबके अधिकार होते हैं। इसलिए समाज में अधिकार अर्थ प्राप्त करते हैं। अधिकार समाज में ही अर्थ प्राप्त करते हैं। समाज जिस चीज को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। When the socially recognized claims are written into law, they acquire real force. Otherwise, they remain merely as natural or moral rights. सोसाइटी जिन क्लेम्स को, राइट्स को मानती है, उसे जब लिख दिया जाता है तो इन अधिकारों को असली ताकत मिल जाती है। अगर इन्हें लिखा ना जाए तो ये सिर्फ नेचुरल और मोरल राइट्स ही रह जाते हैं।
जब समाज में मान्य कायदों को लिखत पढ़त में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। द प्रिजनर्स इन ग्वांतानामो बे had a moral claim not to be tortured or humiliated, but they could not go to anyone to enforce this claim. ग्वांतानामो बे के प्रिजनर्स के पास कोई रिटन राइट्स नहीं थे, सिर्फ मोरल क्लेम्स थे, यानी नैतिक दावे थे कि उनको टॉर्चर ना किया जाए। बट मोरल क्लेम के सहारे वे किसी के पास भी नहीं जा सकते थे कि इन क्लेम्स को लागू किया जाए, क्योंकि ये रिटन नहीं थे। गुआंतानामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो इन्हें लागू करा दे। When law recognizes some claims, they become enforceable. We can then demand their application. जब लॉ किसी क्लेम को रिकॉग्नाइज करता है, फिर उस क्लेम को लागू किया जा सकता है। हम इन क्लेम्स को लागू करने की मांग कर सकते हैं। जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उनको लागू किया जा सकता है, फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। When fellow citizens or the government do not respect these rights, we call it violation or infringement of our rights. In such circumstances, citizens can approach courts to protect their rights. जब हमारे फेलो सिटीजन या गवर्नमेंट इन राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, राइट्स का वायलेशन करते हैं, तब हम कहते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में नागरिक कोर्ट में जा सकता है और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने की मांग कर सकता है। अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते, इनका उल्लंघन करते हैं, तो हम इसे अपने अधिकारों का हनन कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। सो इफ वी वांट टू कॉल एनी क्लेम अ राइट, इट हैज टू हैव दीज थ्री क्वालिटीज। राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ persons recognized by society and sanctioned by law. जब हम किसी क्लेम को राइट्स कहते हैं तो उसमें ये तीन क्वालिटीज होनी चाहिए। राइट्स रीजनेबल यानी तार्किक होने चाहिए, सोसाइटी द्वारा स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए और कानून द्वारा, कोर्ट द्वारा मान्यता मिली होनी चाहिए। इसलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें ये तीन बुनियादी चीजें होनी चाहिए। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है। राइट्स आर नेसेसरी फॉर द वेरी सस्टेनेंस ऑफ ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए, डेमोक्रेसी को सरवाइव करने के लिए राइट्स का होना जरूरी है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। इन अ डेमोक्रेसी, एवरी सिटीजन हैज टू हैव द राइट टू वोट एंड द राइट टू बी इलेक्टेड टू गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में हर नागरिक के पास राइट टू वोट होना चाहिए और इलेक्शन लड़के सरकार बनाने का अधिकार भी होना चाहिए। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस टू टेक प्लेस, इट इज नेसेसरी दैट citizens should have the right to express their opinion, form political parties and take part in political activities. डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हों, इसके लिए जरूरी है कि नागरिक अपने विचारों को व्यक्त कर सके, पॉलिटिकल पार्टीज बना सके, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग ले सके। ये सारे अधिकार एक नागरिक को मिलने चाहिए, तभी इलेक्शंस डेमोक्रेटिक वे में हो पाएंगे।
लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आजादी का होना जरूरी है। Rights also perform a very special role in a democracy. Rights protect minorities from the oppression of majority. They ensure that the majority cannot do whatever it likes. डेमोक्रेसी में राइट्स एक स्पेशल रोल प्ले करते हैं। राइट्स मेजोरिटी के दमन से माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं। ये राइट्स ये इंश्योर करते हैं कि मेजोरिटी मन मर्जी से कुछ भी ना कर सके, कानून का पालन करे और माइनॉरिटीज का दमन ना करे। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी ना करे। Rights are guarantees which can be used when things go wrong. Things may go wrong when some citizens may wish to take away the rights of others. This usually happens when those in majority want to dominate those in minority. जब सिचुएशन बिगड़ने लगे तब ये राइट्स एक तरह की गारंटी प्रोवाइड करते हैं। सिचुएशन तब बिगड़ सकती है जब कुछ नागरिक दूसरे नागरिकों का अधिकार हड़पना चाहे। ऐसा तब होता है जब मेजोरिटी माइनॉरिटी पर डोमिनेट करना चाहते हैं। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसे है। अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहे तो स्थिति बिगड़ सकती है। ये स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट्स इन सच अ सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन से नागरिकों को बचाना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। बट समटाइम्स elected governments may not protect or may even attack the rights of their own citizens. That is why some rights need to be placed higher than the government so that the government cannot violate them. But कभी-कभी elected government नागरिकों की रक्षा करने के बजाय खुद नागरिकों का दमन करती है, उनके अधिकारों का हनन करती है। इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि सरकार उन अधिकारों का हनन ना कर सके। लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है। यह संभव है वो नागरिक के अधिकारों की रक्षा ना करे। इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की जरूरत है ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज the basic rights of the citizen are written down in the constitution. Most of the democracies में नागरिकों के बेसिक राइट्स को संविधान में लिखा गया है। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में दर्ज होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 2 को कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।